वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज सौरभ और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर 7, है ना। लेक्चर 6 हम कवर कर चुके हैं। लेक्चर 6 में हमने यहीं तक डिस्कस करा था। अभी आगे का सफ़र हमारा काफ़ी है। इस तरह का ये हमारा आगे का सफ़र है, ये हम तय करेंगे, है ना। इस तरह का ये जो सफ़र है, देखो ये चीज़ें आपको आगे मिलेंगी, है ना। काफ़ी अच्छा हमारा सफ़र है ये पूरा। अभी हम सफ़र अपना तय करेंगे। जितना हो पाएगा 1 घंटे का लेक्चर रहेगा, उतना हम कवर कर लेंगे, है ना। ये देखिए, स्टेट गवर्नमेंट अपना डिसीजन ले रही है खुद, है ना। ये इम्पेरेटिव प्लानिंग आगे आप पढ़ोगे। स्टेट गवर्नमेंट जो मन होगा वो कर रही है, अपने हिसाब से प्लानिंग भी लेगी। प्राइवेट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी आप डिस्कस आगे हम लोग करेंगे। बहुत कुछ आगे अच्छा हमको देखने को मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर देखिए बिल्कुल सोया हुआ है। चाइना ने एक टाइम पे जो है कि ओपन डोर पॉलिसी यहाँ पर जो है कि स्टार्ट करी थी, है ना, 1985 में। जब इसको लगा कि हाँ अब जो है कि खुद कुछ नहीं होने वाला है, हमको कुछ ना कुछ एक्सपेंशन करना होगा। ये सारी हम यहाँ पर चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद जो है कि ये देखिए, फिर एक टाइम पर पब्लिक और जो है कि प्राइवेट सेक्टर आपस में जो है कि मिलके काम करने लगे। मान लो कोई एक टारगेट है जॉब का, तो आपस में दोनों लोग मिल करके मेहनत कर रहे हैं। पब्लिक कह रहा है कैसे भी मैं जॉब क्रिएट करूँ, प्राइवेट सेक्टर कह रहा है कैसे भी मैं जॉब क्रिएट करूँ। और जॉब जब क्रिएट होगी तो ओवरऑल भला जो भी होगा वो पब्लिक का ही होगा, है ना। तो ये सारी बातें हुई। तो हम फिर से जो कि स्टार्ट करते हैं हमारा जो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखोगे, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने लेक्चर 6 में छोड़ा था। तो लेक्चर 6 में हमने बात करी थी कि यहाँ पर जो है कि लैंड एक्विजिशन लॉ, है ना, ये जो है कि यहाँ पर हटाए जाने की बात थी कि सरकार का जो है कि लैंड से एक्विजिशन हटे और ये जो है कि पब्लिक को मिले, है ना। ताकि जो है कि पब्लिक को ये लगे कि ये मेरा लैंड है, मेरी भूमि है, मेरी ज़मीन है। और जब व्यक्ति को लगेगा कि हाँ ये मेरी है तो वो मन लगा करके काम करेगा। जब वो मन लगा करके काम करेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जो है कि जो जो फसल है उसकी जो है कि उसका उत्पादन, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। और जो कि हम अमेरिका से एक्सपोर्ट कर रहे थे वो हमको नहीं एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के जो भी हमारा अपना कंजम्पशन होगा हम वो तो उतना ही तो प्रोड्यूस कर लेंगे। उसके अलावा जो बचा होगा वो हम बाहर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, है ना। लेबर रिफॉर्म्स वगैरह हुए थे। तो ये स्टार्टिंग से आप कंटिन्यूटी जो लोग पहली बार देख रहे हो तो वो लेक्चर 6 यानी मैं तो कहूँगा लेक्चर फर्स्ट देखते आइए, तब आपका फ्लो, आपकी कंटिन्यूटी बनेगी। बाकी जो लोग देख रहे हैं तो उनके लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, है ना। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो कि फार्म मैकेनाइजेशन इज हिंडर्ड बाय लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज। अब देखिए, फार्म मैकेनाइजेशन यानी जो कि अब आप ये बताइएगा, फार्म में अगर मैकेनाइजेशन लानी होगी तो उसके लिए जो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, आपके जो ट्रैक्टर्स हो गए हैं, है ना, या मान लो जो भी उसके लिए कल्टीवेटर हो गए हैं, या मान लो कि जो भी उसके लिए और भी बड़ी मशीनें होती हैं जैसे आपकी कंबाइन हो गई है ना। इनसे क्या होगा, इनसे काम जल्दी होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। या मान लो कि जो भी बड़े वाले फर्टिलाइजर चाहिए तो उसके लिए प्लांट लगाना है, ऐसा तो है नहीं कि वो आपका ऐसे ही मिल जाएगा फर्टिलाइजर, है ना। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए इंडस्ट्रीज लगानी है, इंडस्ट्रीज के लिए क्या चाहिए हमको, इन्वेस्टमेंट। तो ये एक बहुत बड़ा क्या था, एक हिंडर्ड था, रुकावट आ रही थी बीच में। क्योंकि जो है कि ये क्या हुआ था, देश आज़ाद होने के बाद की बात है, जो हम लोगों को, जो हम लोग उभरते आ रहे हैं और हमको हमारे पास अंग्रेज सब लूट के लिए गए थे। कहानी लग रही है, कहानी कितना सुनाऊँ तो अंग्रेज सब लूट के, बचपन में हम लोगों ने कहानियाँ सुनी अपने दादा दादी से। अंग्रेज लूट के लिए गए थे, फिर ये हुआ था वो हुआ था। तो ये उसी टाइप का है। लेकिन आपको जो है कि एक की पॉइंट सब याद रखने हैं, है ना, कि क्या हुआ था क्या। क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आपको अंदाजा सपना थोड़ी ना जाएगा कि ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी। अब तो प्रॉब्लम तो हो, ये आपने पढ़ा कि यहाँ पर ये वाली टर्म लैंड एक्विजिशन लॉ, तो आप इससे जो है कि रूबरू हुए। पहले आपको नहीं मालूम था, एग्जाम में कहीं आ जाए कि लैंड एक्विजिशन लॉ कहाँ पर हिंडर्ड हुआ तो आप बता ही नहीं पाओगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीड्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। रिसर्च और डेवलपमेंट पे क्या है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए था कि भाई रिसर्च और डेवलपमेंट हो, तभी जो है कि, और उसके लिए जो है कि भाई उस पर उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए था। बिना इन्वेस्टमेंट के होता नहीं। फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, अब प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट मिलना, क्योंकि भाई क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि जो है कि प्राइवेट सेक्टर से भी जो है कि कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट हो। तभी तो आज जो है कि आपका प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट इसीलिए हो रहा है ना। उस पर भी, उन मुद्दों पर भी हम आएंगे। बट देयर लैक्स अ कंडक्टिव एटमॉस्फेयर फॉर इट।
लेकिन वहाँ पर जो है कि कंडक्टिव एटमॉस्फेयर वो क्या हो जाता है, लैक कर जाता है कि जो है कि जो ऐसा वातावरण भी तो होना चाहिए ना, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, और जो है कि वैसा जो है कि उसकी परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हो गई थी, परिस्थितियाँ बिल्कुल जो है कि बहुत बुरी दुर्दशा हो गई थी देश की, है ना, अंग्रेजों के जाने के बाद, जाने के मतलब सब लूट के लिए गए थे। तो वैसे अगर वो नहीं आते तो हम ऑलरेडी कुछ ना कुछ हम अपनी तरफ से अपनी ज़मीन बनाते, अपने अपनी ग्रोथ करते। Right kind of downstream and upstream requirement together with a proper kind of supply chain management is absent in the area of agri goods. सप्लाई चेन का क्या मतलब हुआ कि भाई एक तरफ इंडस्ट्री क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है, और एक तरफ जो है कि वो डिमांड आ रही है। अब यहाँ पर भाई डिमांड भी एबसेंट थी, तो अगर सप्लाई होगी तो वो आगे भाई ऊपर मान लो इधर सप्लाई करी गई, है ना, सपोज इंडस्ट्री लग भी गई। मैंने पिछले लेक्चर में बताया ना कि भाई इन लोगों के पास जो किसान, हमारी मार्केट कैसी थी, हमारे पास जो रिसोर्स थे वो थे भाई एग्रीकल्चर से पर्सपेक्टिव की, जो कि एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव, जैसे कि हमारे पास बहुत सारा लैंड था, हमारे पास बहुत सारी लेबर थी, तो हमको एग्रीकल्चर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करा। अब इंडस्ट्री में गुड्स बिका, वो मार्केट में बिका ही नहीं, इंडस्ट्री में गुड्स बना, वो मार्केट में बिका ही नहीं। जब वो मार्केट में बिकेगा नहीं तो इंडस्ट्री का भी हमारा जो है कि जो भी प्लान था वो हमारा अच्छा नहीं काम करा। तो यहाँ पर लैक ऑफ अप्लाई अपसेंट जो हो गया क्या इन द एरिया ऑफ एग्री गुड्स, किसका, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो भी वो हमारा सब अपसेंट हो गया था वहाँ पर। स्ट्रेंथनिंग द फार्म सेक्टर टू फेस द कंपटीशन पोस्ड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर। हमको क्या, स्ट्रेंथनिंग द फार्म सेक्टर, है ना, फार्म सेक्टर को जो है कि स्ट्रेंथन करने के लिए, टू फेस द कंपटीशन, है ना, पोस्ट बाय एग्रीकल्चर सेक्टर, द डेवलपमेंट वर्ल्ड, जो डेवलप्ड नहीं, डेवलप्ड वर्ल्ड, जो डेवलप्ड वर्ल्ड, हाँ ये बात कि डेवलप्ड वर्ल्ड में, डेवलप्ड वर्ल्ड से जो है कि हमको अगर कंपटीशन करना है ना, तो वहाँ पर जो है कि हमको अपना फार्म सेक्टर क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, मजबूत, क्योंकि वो तो कैपिटल से ये सब ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, माइन, बड़ी बड़ी मशीनें जो है कि वो लगा करके जो है कि आउटपुट ज़्यादा कर पा रहे हैं। जब उनको जो है कि अब आउटपुट ज़्यादा कर रहा है, यानी जो है कि कम कॉस्ट में आउटपुट ज़्यादा, है ना, तो वो क्या, हम उनसे कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे, तो उसके लिए हमको अपना फार्म सेक्टर क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। With regards subsidies and prices in wake of globalization world economy, making farming remunerative, making farming remunerative to check farm crisis of contemporary times। तो ये सारी चीजें थी यहाँ पर। तो ये सारे जो है कि आप कह सकते हो कि ऑब्स्टिकल्स थे आपके, जो है कि एक तरीके के यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, जिससे अभी आगे हम नहीं बढ़ पा रहे थे, है ना, जो कि अंग्रेजों ने हमको दे दिए थे। प्लान्ड एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, तो प्लान्ड और मिक्स्ड इकोनॉमी की बात आई। मिक्स मतलब ये देखो कैसे मिक्स कर रहा है ना, यहाँ पर क्या है, प्राइवेट सेक्टर और यहाँ पर पब्लिक सेक्टर को फिर मिक्स करा गया। पहले पहले चीज़ें क्या सब गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ली थी, लेकिन सब ये जब प्रॉब्लम आई इस तरह की, जब दुर्दशा जो कि गवर्नमेंट के पास थी कि जो इंडस्ट्री के लिए पैसे नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर की मदद लेनी पड़ी। देखिए प्राइवेट सेक्टर भी अपने आप में जो है कि हमेशा से जो है कि, जैसे कि पहले प्राइवेट सेक्टर में आपको तो प्राइवेट कंपनियां टाटा वगैरह थी, है ना, तो ये इंडस्ट्रीज वगैरह थी, तो इनकी मदद से जो है कि आगे जो है कि हमारे देश में हमेशा तो कोई ये रहा कि हमारी अंग्रेजों ने जो भी अत्याचार करा हो, लेकिन हमारे देश की गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं करा कि किसी का अधिकार, किसी का हक छीना हो, है ना। वैसे जो है कि डेमोक्रेटिक इंडिया है, तो डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है, लेकिन अन्य देशों में जो है कि डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी, या मान लो कि या पास में चाइना देख लिया, वहाँ डेमोक्रेसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी है, तो क्या है वहाँ पर जो है कि जिन लोगों की अपनी खुद की चीज़ है वो होने के बावजूद भी उनकी नहीं, गवर्नमेंट जब चाहे तब उनका जो है कि लेकर के अपने नाम कर सकती है, कर यहाँ भी सकती है, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है ना। तो वहाँ पर जो है कि गवर्नमेंट ने मदद मांगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है कि उस टाइम में जो भी मान लो कि जितना भी मान लो उनका था, कहते नहीं कि जो है कि तिनके का सहारा भी मिल जाए तब भी काम हो जाता है कभी कभी। तो जब एक और एक 11 वाली भी कहानी की मान लो सरकार अपने आप ना करके प्राइवेट सेक्टर भी अगर मदद करे, मदद हमेशा पैसे से ही नहीं होती, मदद और तरीकों से भी होती है ना। तो जो है कि तो यहाँ पर जो है कि प्लांट और मिक्स इकोनॉमी का डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंट इंडिया वाज डिक्लेयर्ड टू बी प्लांट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी जो है कि डिक्लेयर कर दी गई थी। इंडिया वाज नॉट ओनली फेसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज एट द लेवल ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज के लेवल पे जो है कि जो डिस्पैरिटीज है ना, रीजन जैसे कि मान लो किसी एरिया में रिसोर्सेज है तो किसी एरिया में है ही नहीं, ऐसा पाया जाता है ना। बट ये तो भाई, बट इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज वर आल्सो प्रेवलेंट सिंस सेंचुरीज, लेकिन इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज भी थी, है ना,
किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर भी जो है कि वहाँ पर और तरीके की मान लो रिसोर्सेज की नहीं और भी डिस्पैरिटीज वगैरह वहाँ पर थी। मास पॉवर्टी कुड ओनली बी, अब ये मास पॉवर्टी मतलब एक गरीबी होती है, एक होती है मास पॉवर्टी मतलब बल्क में गरीबी है, पूरा देश गरीब है ना। मास पॉवर्टी कुड ओनली बी रेमेडीड वंस द गवर्नमेंट स्टार्टेड, है ना, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। ये जो है कि तभी जा सकती है जब गवर्नमेंट जो है कि प्रोसेस में आए और वो अपनी प्लानिंग करे। एक्टिव रोल इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मोबिलाइज, है ना, देम फॉर इक्विटेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो है कि जो गरीबी है वो दूर तभी की जा सकती है जब गवर्नमेंट उसमें आए वर्किंग में, और फिर जो जो यहाँ पर डिस्पैरिटीज थी रिसोर्सेज में कि भाई किसी के पास जो है कि बहुत ज़्यादा है, किसी रीजन में जो है कि बहुत लोग, सभी लोग धनवान हैं हर तरीके से क्योंकि वो रिसोर्सेज का ज़्यादा लाभ ले रहे हैं, है ना। वहाँ पानी भी है, वहाँ अच्छा पीने का पानी, वहाँ जो है कि अच्छी जो है कि ज़मीन है, वहाँ पर खेती करके लोग जो मान लो कि हर तरीके से सक्षम या मान लो बने। कहीं कहीं जो है कि पूरा पूरा एरिया जो है कि बहुत बुरी स्थिति है, वहाँ पर ना पानी है ना जो है कि ज़मीन की फसल अच्छी हो पा रही है, वहाँ की वेदर कंडीशन तो सही नहीं है। तो अब ये चीज़ें, ये ऐसा तो होगा नहीं कि ये लोग यहाँ से वहाँ चले जाएँ, मतलब बल्क में तो ऐसे तो पूरा देश ही इधर उधर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि सरकार को आना पड़ेगा, वो क्या करेगी वहाँ पर जो है कि पानी की व्यवस्था करवाएगी, है ना, बिजली पानी घर मकान, है ना। खाने को नहीं तो जो है कि आज देखो आज की डेट में जो है कि जा रहा है जो है कि घर घर मान लो कि राशन जो है कि व्यक्ति ले सकता है। तो ये कौन करेगा? सरकार करेगी। तो वही लिखा है कि ये इकोनॉमिक प्लानिंग होगी। और रोल ऑफ एलोकेशन, एलोकेटर मतलब एलोकेट करे जाएंगे रिसोर्सेज एंड मोबिलाइज देम फॉर इक्विटेबल, एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज करके, और जो है कि इक्विटेबल ग्रोथ, यानी जितने ये लोग यहाँ पर ग्रोथ है वैसे ही ग्रोथ यहाँ भी करी जाएगी या बराबर ग्रोथ हुई। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी से संभव था। मिक्स्ड इकोनॉमी से कहे तो मान लो कि कुछ जो है कि प्राइवेट सेक्टर उसमें जो है कि काम करेगा, कुछ जो है जैसे मान लो टाई अप होता है कि भाई उन्होंने जो है कि एक प्रॉपर एक कोई कंपनी है उससे उन्होंने टाई अप कर लिया और उससे कहा कि भाई आपको जो है कि रोड बनानी है ना, इस तरीके से। तो है ना, तो इस तरीके से मान लो गवर्नमेंट, मान लो कि भाई गवर्नमेंट होते तो मान लो इंसान ही है एक तरीके से, है ना, इंसान या मान लो बल्क ऑफ पीपल जो भी है जो कि गवर्नमेंट का फॉर्म दे रखे हैं। तो वो भाई बिना जो है कि प्राइवेट सेक्टर की मदद से अगर खुद अपने आप, है ना, ये ऑर्डर वो पास कर सकते हैं और काम करा सकते हैं, लेकिन काम कराना मदद नहीं हुई भाई। वो मदद होती जब आप बात करोगे कि आपको हमको मिलकर के ये टारगेट अचीव करना है, वो होती है मिक्स्ड, तब वहाँ पर मिक्सिंग होती है ना। एक होता है ऑर्डर देना, गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है कि भाई आप ये काम करो आपको पेमेंट मिलेगा। एक होता है उनको अपने में शामिल कर लेना, है ना, कि आपकी भी जिम्मेदारी, जब भी जिम्मेदारी वाली बात आ जाती है तब जो है कि गवर्नमेंट जो है कि वहाँ पर और कामों पर फोकस करेगी, ये कंपनियां जो भी हैं वो काम वहाँ पर करेंगी आगे तरक्की के लिए देश की। अभी ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, ये अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों करी, इसका एक ये भी रीजन है क्योंकि जब कैपिटलिस्ट था, मतलब जैसे कि मान लो कि पहले क्या था कि केवल और केवल जो है कि प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा था। तो प्राइवेट सेक्टर जब काम कर रहा था तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा क्या बन गया था, मान लो ये कांटा है तो इस तरफ जो है कि डॉलर ही डॉलर है, केवल 1% जनता के पास जो है कि 50% से ज़्यादा धन आ गया, है ना। 99% की जनता के पास जो है कि बहुत कम धन है ना। तो ये चीज़ हो गई थी। तो उसमें क्या हुआ कि इस वजह से क्या हुआ कि जब इन लोगों के पास जब धन ही नहीं बचा, मतलब जो नॉर्मल पब्लिक है वही तो गुड्स की डिमांड करती है। भाई आप ये बताइएगा, कोई बड़ी फैक्ट्री है, फैक्ट्री का मालिक तो पैसे वाला होगा, बहुत पैसे वाला होगा। अब मान लो कि ऐसे ही बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, उनके मालिकों के पास पैसा बहुत इकट्ठा हो रहा है ना, कोई बात नहीं। लेकिन ये बताइए उनके पास पैसा इकट्ठा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो है जो आम जनता वो चीज़ खरीदती है, तब उससे पूरी फैक्ट्री की जो लेबर एम्प्लॉयमेंट है उसकी सैलरी निकलती, फिर कहीं उसको प्रॉफिट होता जा करके, यही तो होता है सिस्टम। वाकई में जो सिस्टम है वो यही है। अब आप ये बताइएगा, अगर कैपिटलिस्ट सारा धन अपने पास इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे, तो धन तो मान लो कि ऐसा है नहीं कि मान लो कि नोट बहुत ज़्यादा मान लो दबा के छप रहा है, नोट तो उतना ही छपेगा जितना जीडीपी, इतना प्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंग। उसमें से मान लो कि इतना इतना हिस्सा जो है कि आ गया, जो है कि इनके पास जो 1% लोग हैं जिनके पास जो इनके प्लांट वगैरह लगे हुए हैं। पहले क्या था, पहले इनके पास ज़्यादा था, इन्होंने काम शुरू करा, फिर जो है कि इधर से डिमांड आई, बराबर भी रहता, कोई बात नहीं, डिमांड आती रहती। लेकिन मान लो कि आपका जो है कि आप ये बताइएगा कि आधे से ज़्यादा पैसा 1% लोगों, बाकी 99 लोगों में बचा हुआ पैसा बांटे, तो फिर वो पैसा रह ही कहाँ गया उनके पास?
जब पैसा ही नहीं बचेगा तो व्यक्ति डिमांड क्या करेगा। तो इन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि जब इनके पास पैसा नहीं होगा, इन्हीं से तो हम चल रहे हैं, यही तो मेरी आत्मा है ना। एक आपने वो सुना होगा ना कि पिंजड़े में उसकी जान होती है। तो उन्होंने क्या करा कि वो चीज़ नहीं ध्यान दी कि इन लोगों के ही अंदर मेरी जान है, कि अगर ये डिमांड के साथ पैसा नहीं रहेगा तो ये डिमांड कम करना स्टार्ट कर देंगे। तो डिमांड ही जब नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, तो फिर आगे से जब डिमांड नहीं आएगी तो हमें पूरा ही बंद करना पड़ जाएगा। तो यही सब हुआ। तब एक टाइम पर क्या हुआ कि डिमांड आना बंद होगी। जब डिमांड ही नहीं जाएगी तो इकोनॉमी ठप हो जाएगी ना। डिमांड नहीं होगी, चीज़ें बिकेंगी नहीं, चीज़ें बिकेंगी तो प्लांट में जो है क्या है ना, कि एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा कि भाई, तो जब चीज़ें बिकेंगी नहीं तो प्लांट का फिर फायदा क्या चीज़ें प्रोड्यूस करने का, प्रोड्यूस करने का कोई फायदा नहीं। तो वहाँ पर क्या होगा कि जब लेबर, फिर वहाँ पर लेबर का कोई काम ही नहीं है, लेबर कोई काम, लेबर निकाली जाएगी, लेबर निकाली जाएगी तो और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा तो और ज़्यादा गरीबी होगी, जब और ज़्यादा गरीबी होगी फिर डिमांड और कम होगी। तो उस तरह से ये विशेष सर्कल पूरा बन जाएगा। तो फिर वो जो वहाँ पर एक ग्रेट डिप्रेशन का दौर आ गया, है ना, ग्रेट डिप्रेशन का दौर आ गया। और फिर ये लोग जो है कि उस टाइम पर एक इकोनॉमिस्ट थे, केन्स के पास गए कि भैया जो है कि बताइए ये कैसे इससे हम निकलें। तब उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कही थी। उन्होंने कहा कि क्योंकि कैपिटलिस्ट था, सरकार अपना कोई रोल प्ले ही नहीं कर रही थी, है ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी जो है कि, क्योंकि वो जो कि एडम स्मिथ ने बताया कि एडम स्मिथ ने कहा कि इनविजिबल हैंड है मार्केट में जो ऑटोमेटिक डिमांड और सप्लाई के फोर्स क्रिएट करेगा, और डिमांड सप्लाई होती रहेगी, मार्केट चलती रहेगी, सरकार को बीच में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार जो है कि वो एक्सटर्नलिटी क्रिएट कर देती है, फ्री में चीज़ें बांटने लगती है ना, तो उसमें मार्केट में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारी बातें, तो इसलिए गवर्नमेंट साइड में अलग हटके अपनी इस तरीके से बैठी हुई थी। लेकिन जब ये समस्या आ गई तब जो लोग किन्स के पास गए, तब उन्होंने कहा कि आप गवर्नमेंट के पास जाइए, गवर्नमेंट जब तक इनके जो लोगों की जेब में पैसा नहीं डालेगी तब तक जो ये डिमांड नहीं करवा, जब तक ये डिमांड नहीं करेंगे फिर ये प्लांट चालू नहीं होंगे दोबारा, इकॉनमी फिर से रनिंग में आएगी नहीं। तो सरकार को पैसा ही डालना पड़ेगा कुल मिलाकर इनकी जेब में। तो उसके लिए क्या, सरकार से मिलना पड़ेगा, सरकार को शामिल करना पड़ेगा। जब सरकार भी प्राइवेट में, जब सरकार भी ओनली गवर्नमेंट भी शामिल हो जाएगी तो फिर ये क्या हो जाएगी, मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से फिर मिक्स्ड इकोनॉमी का चलन है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि सरकार ने भी, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा करा था। तो यहाँ पर ये कि ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 एंड द रिकंस्ट्रक्शन चैलेंजेस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड मेड एक्सपर्ट्स टू कंक्लूड द फेवर ऑफ स्टेट इंटरवेंशन, स्टेट यानी सरकार का इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी इन 1950 and 1960. The dominant view among the policy makers around the world was in favor of an active role of state in the economy. सभी लोग जो है कि इसके फेवर में आ गए कि सरकार को जो है कि उसको सम्मिलित सरकार को करना चाहिए। द डोमिनेंट रोल ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमी टू न्यूट्रलाइज द मार्केट फेलियर सिचुएशन, कि जो मार्केट फेल हो जाती है ना, जो आपकी मार्केट फेल हो गई थी, मैंने बताया था आपको यहाँ पर, तो ये चीज़ जो है कि ये फेल ना हो मार्केट, इसके लिए सरकार को मार्केट में बने रहना चाहिए। कि जहाँ जहाँ मान लो कि बच्चे को मार्केट क्या है, मतलब कुल मिला के ये वाली बात होनी चाहिए, आसान बात होनी चाहिए कि मार्केट को सरकार को अपना बच्चा समझना चाहिए। जो प्लेयर है, जो मार्केट चला है, सबको बच्चा समझे। बच्चे को माँ बाप कहते हैं कि पैरों पर अपना खड़ा हो, तो माँ बाप उसको हेल्प करना बंद कर देते हैं ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो। लेकिन जब बच्चा कहीं पे मान लो भटक जा रहा है, कुछ भी समस्या आ रही, तो फिर क्या माँ बाप जाकर के उसको क्या करेंगे, सही ट्रैक पे लाएंगे। और अगर वो सही ट्रैक पे नहीं आ रहा है तो फिर जो है कि एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। द आइडिया ऑफ प्लानिंग इन इंडिया वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द सोवियत। अब ये जो है कि ये प्लानिंग, अभी प्लानिंग का दिमाग कहाँ से आया, ये प्लानिंग इन इंडिया जो अभी आप देखते हो कि अभी ये कौन सा जो है कि प्लान चल रहा है, 15 5 ईयर प्लान, है ना। तो ये सारे प्लान वगैरह चल रहे हैं। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा आया था, ये जो है कि 1951 में। और ये प्लानिंग का आइडिया ये कहाँ से आया था, प्लानिंग का आइडिया हमने अडॉप्ट करा था जो रूस है, रसिया है ना, रसिया से हमने अडॉप्ट करा था। रसिया से हमने क्या करा था, अडॉप्ट करा था। ये देखिए, ये डिप्रेशन में देखो ये हो गया था, वाई कांट यू गिव माई डैड अ जॉब, इस तरह से कि भाई जॉब कहाँ से, प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं तो जॉब नहीं थी। तो ये इस तरह से धरने प्रदर्शन हो रहे थे कि वाई कांट यू गिव जॉब टू माई डैड। तो इस तरह से देखिए ये स्थिति थी, पब्लिक सड़कों पे थी, पब्लिक के पास पैसा नहीं था। तो दिस वॉज द कंडीशन ऑफ द 1929 ग्रेट डिप्रेशन। ओके, आफ्टर, तो यहाँ पर इंडिया में भी क्या करा गया था, चीज़ों को सही बनाने के लिए प्लानिंग की जरूरत थी, प्लानिंग होनी चाहिए। और द आइडिया ऑफ द प्लानिंग वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द सोवियत प्लानिंग विच वाज कमांड इकोनॉमी, जो कि क्या थी, कमांड इकोनॉमी थी, एंड डिड नॉट सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया। तो वहाँ तो वो क्या थी, एक कमांड इकोनॉमी थी। कमांड मतलब
डिक्टेटरशिप, कमांड करा, ये करो वो करो, मतलब है तानाशाही इस तरीके से। लेकिन इंडिया में क्या थी, डेमोक्रेसी, तो जो कि इंडिया को सूट नहीं करी। लेकिन विच वॉज टिल नाउ प्राइवेटली ओन्ड इकोनॉमी, तो वो क्या थी, तो यहाँ पर ये इंडिया को सूट नहीं करी, क्योंकि ये इंडिया क्या थी, डेमोक्रेटिक थी। और डेमोक्रेटिक क्या है कि जितना सरकार का मान लो कि एक तरीके से जलवा है, उतना जो है प्राइवेट सेक्टर का भी जलवा है। यानी डेमोक्रेटिक मतलब डिसेंट्रलाइज्ड, सेंट्रल में पावर नहीं है, सबके पास पावर है, पब्लिक के पास पावर, पब्लिक ही नेता को अपने चूज करेगी। तो ये वाली बात हो जाती, तो वो हमको सूट नहीं करती। लेकिन फिर भी जो है कि प्लानिंग अंडर द रिसेंट कंडीशन थस मीन्स इन practice and the economy guided the directed by state and operated partially through direct state action and partially through private initiative effort। तो दोनों के द्वारा जो है कि दोनों के द्वारा कहते हैं कि भाई सरकार को और प्राइवेट यानी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिक्स्ड इकोनॉमी हो चुकी थी, है ना। तो यहाँ पर वही वाली बात है कि एन इकोनॉमी गाइडेड एंड डायरेक्टेड बाय स्टेट, कि भाई इकोनॉमी को जो है कि गाइड की जाएगी और डायरेक्ट करी जाएगी स्टेट से, और ऑपरेटेड पार्शली थ्रू डायरेक्ट स्टेट एक्शन, पार्शली थोड़ी ऑपरेट करी जाएगी, वो भी थोड़ी पार्शली स्टेट से करी जाएगी, बाद बाकी जो है कि पार्शली थ्रू प्राइवेट इनिशिएटिव। यानी जो है कि प्राइवेट कहते मतलब जो है कि जो भी नियम कानून तौर तरीके सरकार बना देगी, है ना, जो भी है गाइड कर देगी सरकार, है ना। उसके बाद जो है कि ऑपरेट भी हल्का कर देगी, है ना। कुल मिला के जो भी ना कि बच्चा कोई जैसे माँ बाप बच्चों को चलाना सिखाते हैं, वही वाली बात। तो इस तरह से बाकी प्राइवेट भी जो है कि हल्के हल्के उसमें से उसको ऑपरेट करेगी। तो ये सारी जो है कि चीज़ें आई थी। यहाँ पर ये लिखा है जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द फर्स्ट 5 year प्लान और द पार्लियामेंट प्लान, द प्लान मेनली फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, है तो कोई प्राइमरी सेक्टर, ये एग्रीकल्चर वगैरह भी उन्होंने फोकस। बाय द 1956 IITs वर स्टार्टेड, मेजर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर सेटअप एंड स्टार्ट द हायर एजुकेशन। जो आप यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं तो वो तभी जो है कि सेटअप में आया था। बाय द एंड ऑफ 1950 के एंड में द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी वाज ऑलमोस्ट वरीड एंड रोज फ्रॉम hibernation only by mid 1980। Finally in early 1990 in the wake of the process of economic reforms। तो ये 1950 के एंड तक, है ना, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी जो था ये ऑलमोस्ट इट वाज वरीड एंड रोज फ्रॉम हिबरनेशन ओनली बाय मिड 1980। देखो ये ऐसा था, आपने 1971 का भी आपने सुना था, 1971 आपने सुना था जब ये कीन्स ने जो है कि 19 है ना 36 में जो है कि अपनी ये बुक लिखी थी द जनरल एम्प्लॉयमेंट ऑफ थ्योरी, जिसमें मिक्स इकोनॉमी की बात करी थी। वो भी आगे चल के 1971 में फेल हो गई थी, वो भी जो है कि 1971 में फेल हो गई थी। तो तब जो है कि मॉनेटरिस्ट आए थे, मॉनेटरिस्ट जो है कि मार्केट में आए थे। मॉनेटरिस्ट जो कि आपके हो गए हैं कि आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, उनका नाम है आपका नाम जो है कि तो हर बच्चे को पता होगा और बहुत फेमस है इकोनॉमिस्ट। अब मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट थे, है ना वो, तो उनका जो है कि नाम जो है कि मिल्टन फ्रीडमैन। नाइनटीन 57 में इन्होंने जो है कि काफ़ी बातें बताई, है ना, कि जो है कि इकोनॉमी को इस तरह से होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, है ना। तो जो है कि मिल्टन फ्रीडमैन जो है कि उभर कर आए थे, तब इन्होंने ये बात कही थी। बाय अर्ली 2015 वी सॉ सम मेजर चैलेंज टेकिंग प्लेस इन एरिया ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। 2015 में, यानी मतलब 2015 तो अभी की बात है ये। अब जो है कि हमने देखा कि सम मेजर चैलेंज टेकिंग प्लेस इन द एरिया ऑफ प्लानिंग। मैं कल के लेक्चर में बताया था कि एक अप्रोच होती है जिसमें कि पहले क्या होता, सरकार 50 साल देखती थी, अरे 50 साल देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन करा, 50 साल तक देखा कि अरे ये तो काम ही नहीं कर रहे। मतलब ये क्या बात है, 50 साल कम होते हैं, एक व्यक्ति का जीवन पूरा खत्म हो जाता है। 50 साल में 10 सरकारें बदलती हैं, तो 50 साल के बाद ये पता करना ये तो काम ही नहीं कर रहा, 50 साल पूरे देश के बर्बाद कर दिए। तो इसलिए अब सरकार अप्रोच लाइए, अजाइल अप्रोच लाइए। अजाइल का मतलब ये होता है कि पॉलिसी इंप्लीमेंट करी गई, उसका तुरंत महीने 2-4-5 महीने, बहुत ज़्यादा 6 महीने हैं, मतलब जितनी जल्दी से जल्दी उसका फीडबैक लेकर के उस पर जो है कि विचार विमर्श करती है,
कि ये सही है, इम्प्लीमेंट सही है, इसका इम्प्लीमेंटेशन करना या नहीं सही है, मतलब काम कर रही है नहीं काम कर रही है इफेक्टिव तरीके से पता कर लेती है। अगर वो काम नहीं करती तो तुरंत उसे हटा देती है, तुरंत से उसे हटा करके नई पॉलिसी लाती है, समय नहीं बर्बाद करती है। ये तुम्हें बता रहा था, जो वर्ड नहीं याद आ रहा, कि कल बता रहा था कि एक अप्रोच है, तो वो अजाइल अप्रोच है, ये चीज है। तो यहाँ पर अब देखिए बाय 2000 मतलब 2015 पहली इकोनॉमिक प्लानिंग कब करी थी? 1951 में, 1951 में। और जो है कि 2015 में देखा कि वी सॉ सम मेजर चैलेंज टेकिंग प्लेस इन द एरिया ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तब देखे तो जो है कि द गवर्नमेंट रिप्लेस्ड, अब जो है देख रहे हो आप यहाँ पर ये चीजें हुई थी तब, इसीलिए तो अब क्या कहो किसी की, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्लेस द एग्जिस्टिंग बॉडी प्लानिंग कमीशन विद नीति आयोग। तब जो है कि उन्होंने नीति आयोग बनाया, ये जो कि थिंक टैंक है हमारे देश का, जो कि सोचता है हमारे देश के बारे में क्या करना चाहिए, क्या नया सही रहेगा क्या नहीं। अ न्यू इकोनॉमिक थिंक टैंक है ना, विद द एम ऑफ ओवर हॉल्टिंग, ओवर हॉलिंग है ना, overhauling a very process and method of planning in the country. The move is believed to originate about the move is believed to originate out है ना of India's experience of development planning spanning over 60 समझ रहे हो, 6 decade 60 साल के बाद ये सब चीजें हो रही हैं। Cooperative federalism, bottom up approach, holistic and inclusive development with the need of enriched model of development are some of the hallmarks of the new design। कि वहां पर क्या होगा आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट है ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा है ना, सबका जो एक साथ डेवलपमेंट होगा बराबर तरीके से है ना। बॉटम अप्रोच, नीचे से ऊपर के लिए अप्रोच होगी है ना, कि जो है कि नीचे जो पिछड़े गरीब लोग वर्ग हैं नीचे से जो है ना, उनसे जो है कि उनको उठा करके ऊपर लाया जाएगा, नीचे से हर एक पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी है ना, हॉलिस्टिक सबके लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है कि नए मॉडल में आई, जो कि थिंक टैंक ऑफ इंडिया था हमारा, 2015 में सरकार ने कुछ बदलाव करे। एम्फेसिस ऑन द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर पे भी एम्फेसिस जोर दिया गया। तो पब्लिक सेक्टर को जो है कि हमेशा जो है कि आगे बढ़ करके वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। द स्टेट वॉज गिवन एन एक्टिव रोल एंड डोमिनेंट रोल इन द इकोनॉमी। देयर वॉज गोइंग टू बी जेंट स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल एंटरप्राइजेस बी नोन एज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीओसी। तो इनको जो है कि बहुत बड़ा रोल दिया गया पीएसयू के लिए है ना। पीएसयू को उन्होंने बताया कि पीएसयू को जो है कि पीएसयू जो है ना वो सरकारी हैं, किसी उसको तो है नहीं जो है कि प्राइवेट सेक्टर की जो है कि भाई वो एक तरीके का मान लो कि कैपिटलिस्ट या मोनोपोली क्रिएट कर देंगे, या मान लो कि एक्सप्लॉयटेशन करेंगे आम जनता का लेबर का। तो इन्होंने कहा कि भाई पीएसयू जो है कि इनको जो है कि इनको जो है कि एक तरीके से बूस्ट करा जाए, और जो है कि इनमें जो है कि दबा के पैसा डालना चाहिए है ना, और तभी जो है कि ये लोग जो नीचे जो लोग हैं उनको जो है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट के माध्यम से नीचे जो जनता है उसको क्या होगा, फायदा होगा, उसको होगा फायदा। तो ये बात की इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स, पावर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वाज कंसीडर्ड नॉट पॉसिबल बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, कि प्राइवेट सेक्टर जो है कि उस टाइम पे दौर में, अब तो ये पावर का भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है ये भी बताया जा रहा है कि ये कंपनियों को दे दी जाएगी। तो कंपनियां आपके घर घर आएंगी, कहेंगी भैया मेरी ले लो बिजली, मेरी बिजली ले लो, हम आपको कम में लगा देंगे है ना। कोई कह रहा भैया हम 7 रुपये यूनिट देंगे, कोई कह रहा भैया हम 6 रुपये में लगा देंगे है ना। इसलिए अभी आप कोई बाहर ठेला आता है आपके घर वो आलू, कोई आता भैया हम 15 रुपये किलो दे देंगे, कोई कह रहा 12 रुपये किलो दे देंगे। तो वहाँ पर ऐसा क्या होता है, कॉम्पिटिशन होती है ना। तो अभी क्या है मोनोपोली इलेक्ट्रिसिटी में, तो वहाँ पर ये भी है कि कंपनियों के में बढ़ जाएगी, ये भी प्राइवेट। लोगों को लगता है सरकार प्राइवेट कर रही है सब कुछ जो है कि बेच दे रही है, बेचना नहीं है, एक जो है कि ना कंपटीशन क्रिएट कर रही है, उसमें बेनिफिट हम लोगों का ही होगा फिर है ना। जैसे मान लो किसी चीज़ का भी रेट सरकार फिक्स कर रखा है, हालांकि सरकार बहुत कम रेट कम पैसे में, आपका अब ये भी दिमाग होगा कि जो है कि सरकार की जो है कि लोग फिर वो ज़्यादा पैसा ले सकते हैं, वो कंपनियाँ कार्टेल बना सकती हैं। तो ऐसा नहीं, सरकार वहाँ पर क्या कर देगी, एक तरीके से जो उनका जो है कि सीलिंग लगा देगी प्राइस पे, प्राइस सीलिंग है ना। इससे ज़्यादा तो ले ही नहीं सकते, जितना हम ले रहे उतना ले उससे ज़्यादा तो ले नहीं सकते हो है ना, उससे नीचे नीचे लेना है आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर नेट, पावर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सब सरकार के द्वारा होना था। एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वाज कंसीडर्ड नॉट पॉसिबल बाय प्राइवेट सेक्टर ऑफ द टाइम एज दे कुड पॉसिबली नॉट मैनेज द फॉलोइंग कंपोनेंट। तो प्राइवेट सेक्टर जो है कि मैनेज नहीं कर सकता था कौन कौन से कंपोनेंट, फॉलोइंग कंपोनेंट। इट वाज हैवी इन्वेस्टमेंट, इतना दबा के इतना हैवी इन्वेस्टमेंट कैसे कर देगा, क्योंकि पीएसयू खोलने में था भाई,
PSU छोटी मोटी चीज़ थोड़ी ना है। इंडियन ऑयल बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, तो PSU खोले जा रहे थे, तो उसके लिए तो बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट चाहिए था। तो जो है कि ये सरकार को ही करना पड़ा इन द डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन करेंसीज, है ना। हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए था। ऐसा ही नहीं कि रुपया ही चाहिए था, डॉलर भी चाहिए था। बाहर से भी तो माल मंगाना था भाई हमको, बाहर की टेक्नोलॉजी मंगानी थी। तो उसके बाद टेक्नोलॉजी नहीं थी, प्राइवेट सेक्टर स्किल्ड मैन पावर एंड स्किल्ड, प्राइवेट सेक्टर स्किल्ड मैन पावर भी नहीं थी, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप भी नहीं थी। सरकार को अपना दिमाग लगाना था कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। तो इसलिए POC बोलेगा। इंडस्ट्रियल नीड्स फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन टू टेक प्लेस द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज इज एसेंशियल, है ना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो है कि अगर जब देखो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब जो है कि हर जगह इंडस्ट्री हो, हर जगह इंडस्ट्री सेटअप हो। मान लो जो गरीब पिछड़े वर्ग के जहाँ पर जो एरिया है वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाए, ताकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो वहाँ पर जो है कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो रोड रेलवेज वगैरह बनेंगे, एम्प्लॉयमेंट होगा तो भाई वहाँ पर उनको सैलरीज वगैरह मिलेंगी, तब जो है कि वो एक तरीके से पैसा आएगा, तो सब कुछ माहौल अच्छा बनेगा, डिमांड वो कर पाएंगे, सारी चीज वहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो उसके लिए होने के लिए टू टेक प्लेस प्रोसेस ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज इज एसेंशियल। जैसे कि दीज इंडस्ट्रीज हैव टू बी कॉल्ड इन द कंट्री बाय डिफरेंट नेम्स, बेसिक इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, है ना, कोर इंडस्ट्रीज और कोर सेक्टर। तो जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ही जब हो जाएगा तो हर जगह इंडस्ट्री ये लगी, तो ये अलग अलग टाइप की भी इंडस्ट्री होंगी, है ना। इनके टाइप कर दिए गए कि भाई बेसिक इंडस्ट्री कौन सी होंगी, बेसिक बिल्कुल जो है कि जहाँ पर निचले जो डेली यूज की चीजें मान लो बनती हैं, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, कोर जो है कि जो कोर इंडस्ट्री मेन इंडस्ट्री है ना, या कोर सेक्टर। तो द इनिशियल ग्रुप ऑफ द सेक्टर, अभी हम पढ़ेंगे कोर इंडस्ट्री क्या होती है। कोर इंडस्ट्री हमारी 8 हैं, 8 कोर इंडस्ट्री हैं, है ना। आपकी जो है कि फर्टाइल, यहाँ पर मैं ऐसे करके फर्टिलाइजर, या इसका जो कि शेयर भी आप देखोगे इसका 2.63 है। उसके बाद जो है कि आपका सीमेंट है, ये सीमेंट 5.37 है ना। उसके बाद आपका जो है कि 6.88 आपका जो है कि हो जाएगा ये आपका नेचुरल गैस, उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 898 आपका हो जाएगा ये क्रूड, है ना। उसके बाद जो है कि कोल हो जाएगा 10.33 करके कुछ समथिंग, है ना। ये आप ये शेयर है ना, कितना शेयर है उनका परसेंटेज में इन इंडस्ट्रीज का। उसके बाद आपका जो है कि स्टील भी हो जाएगा, है ना। स्टील आपका 17 पॉइंट कुछ है, कुछ जो भी मतलब कुछ 17 पॉइंट समथिंग है। और आपका उसका रिफाइनरी हो जाएगा जो कि 28 पॉइंट कुछ है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ही हुई है। तो अरे एक और बची है, यहाँ पर है। एक इंडस्ट्री जो है कि आपकी फर्टिलाइजर के बाद जो है कि सीमेंट, और सीमेंट के बाद मान लो नेचुरल गैस, क्रूड, कोल, ऑयल, स्टील और रिफाइनरी और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बची है 19 पॉइंट कुछ है ना। इलेक्ट्रिसिटी जो है कि 19 पॉइंट कुछ है जो कि यहाँ पर है। तो ये कोर इंडस्ट्रीज है। अब ये कोर इंडस्ट्री क्यों कहेंगे, तो फर्टिलाइजर कोर कंपोनेंट है भाई। फर्टिलाइजर के बिना जो है कि मान लो जो खेती है, खेती दायक हमारी जो है कि जीवन से जुड़ी हुई है ना। अन्न नहीं होगा तो कैसे का काम चलेगा। सीमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है। सीमेंट ही नहीं होगा, आप बताइए कोई बिल्डिंग, आप सोचिए बिना सीमेंट के कैसे। पत्थर का भी डायरेक्ट पूरा पत्थर भी रखोगे तब भी उसकी जो कुछ ना कुछ सीमेंट भरा जाता है ना। तो सीमेंट बिना तो इंफ्रास्ट्रक्चर मकान नहीं बन पाएगा। तो ये तो होगा रोटी से जुड़ा, ये होगा कपड़े से जुड़ा। नेचुरल गैस इन्वायरमेंट से जुड़ा, हवा से जुड़ा, है ना। मान लो कि पेट्रोल होगा तो नेचुरल गैस नहीं होगी, तो नेचुरल गैस होगी तो वो लेस पोल्यूशन करती है। क्रूड ऑयल वगैरह फ्यूल नहीं होगा तो जैसे कि भाई किस तरीके से फ्यूल है, ये कोल हो गया है, क्रूड ऑयल हो गया, मशीनें चलती है तो उसमें क्रूड ऑयल पड़ता है। स्टील वगैरह बहुत जरूरी है बिल्डिंग्स के लिए। और आपका रिफाइनरीज वगैरह जिससे जो है कि हम तेल वगैरह ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब होगा टू इनिशियल ग्रुप ऑफ द 6 इंडस्ट्रीज इन 2013। 2 न्यू इंडस्ट्रीज, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर, ये बाद में आई। इनिशियल तो ये क्या था, पहले 6 का ग्रुप था, लेकिन जो कि बाद में नेचुरल गैस जो है कि ये नेचुरल गैस और जो है कि आपका फर्टिलाइजर ये बाद में आ गए, है ना। 2013 में, आप ये याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन है कि ये नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर कब जोड़े गए, तो आपके 2013 में जोड़े गए। द कंबाइंड वेट ऑफ दिस 8 इंडस्ट्रीज इन द सीरीज ऑफ द इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, समझ रहे हो कि जो IIP जिसमें सारी इंडस्ट्री आ जाती हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में सारी इंडस्ट्री आ जाती है, उसमें लगभग 809 इतने जो है कि उसके ग्रुप्स हैं, है ना, प्रोडक्ट्स है। तो सारी, तो उसमें से 40% कहने मतलब नियर टू हाफ, थोड़ा कम,
40 मतलब 40.27% तो जो है कि कोर इंडस्ट्री का ही पार्ट है। उसमें से फिर जो है कि 28% तो आपका रिफाइनरी है इस 40% में। अगर इसको 40 को 100 बना दे तो 28 इतना है रिफाइनरी है, स्टील का 17 पॉइंट कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी का 19 पॉइंट कुछ है, कोल का इस तरीके से सब आप आगे हम देखेंगे, पढ़ लीजिए। देयर परसेंटेज वेट आए भी, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ देख लीजिए है, ये जो है कि आपका कोल का मैंने बताया था कि सबसे पहले सबसे कम आपका 2.63 फर्टिलाइजर का है, फर्टिलाइजर है ये इंडस्ट्री। इसी तरह मेरे पिताजी काम करते हैं इसी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, है ना। उसके बाद जो है कि 2.63, उसके बाद जो है कि इससे ज़्यादा, क्योंकि इसका ऑर्डर भी आता है ना कि सबसे कम सबसे ज़्यादा किसका, तो इसीलिए मैं याद करवा रहा हूँ पहले सबसे कम। और फर्टिलाइजर के बाद जो है कि आप उसको ऐसे याद कर लीजिए कि फर्टिलाइजर मार्केट गया, पहले हमने क्या करा, फर्टिलाइजर लिया 263 रुपये का, और फर्टिलाइजर लेने के बाद जो है कि भाई हमने सीमेंट लिया 537 रुपये की एक बोरी सीमेंट ले लिया, है ना। उसके बाद सीमेंट के बाद सीधा सीधा हमने नेचुरल गैस कार में डलवाई 688 रुपये की, और नेचुरल गैस हमने डलवाने के बाद जो है कि सीधा सीधा हमने उसमें कोल भी उसमें क्रूड ऑयल भी डलवाया अपनी कार में 898 रुपये का। क्रूड ऑयल डलवाने के बाद सीधा सीधा हमने क्या लिया, कोल पे कोल लिया हमने रखा, है ना, जो है कि 1033 रुपये का। तो आप अंदाजा लगा लोगे इस तरीके से, है ना, ये याद करने का तरीका है। और उसके बाद जो है कि कोल लेने के बाद आप सीधा सीधा कहाँ गए, आपने स्टील की बात करी 17.33 की, स्टील का आपने रेट दिया 17.92 था। उसके बाद आप कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, उसके बाद आप गए इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी का आपने पता करा कितना हो गया कनेक्शन का रेट, 1985 रुपया, 1985 रुपये में कनेक्शन हो रहा है, 2015 रुपये कम, याद हो जाएगा हमेशा के लिए आपको, है ना। और उसके बाद रिफाइनरी देखने गए, रिफाइनरी कैसी क्या व्यवस्था है, रिफाइनरी कहाँ कैसे का तेल निकलता है, 2804 रुपये आपके वहाँ लग गए। इस तरीके से आप याद कर लो, ये आपको पूरा है। तो ये एट कोर इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और इस पूरे का वेटेज क्या है, 40.27, यही है ना, भूल गए 27, है ना। तो ये चीज़ है 47.27 इसका परसेंटेज है आईआईपी में। अब देखो ये क्या है, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये जो है कि भाई ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स है। सरकार कहती है कि भाई पीएसयू में पैसा डालो, पीएसयू में, पीएसयूज हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं उनमें पैसा डालो दबा के। जैसे आपने ये सुना होगा, सरकार कहती है हमने खुली छूट दे दी है, या मतलब हमने बहुत सब्सिडी दी है ना। प्राइवेट सेक्टर को हमने बोला है कि एम्प्लॉय हायर करो, जितना कर पाओ हायर, है ना, और हम आपको जो है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, है ना, हम आपको जो कि लोन प्रोवाइड करवाएंगे, आप फिर एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा हायर करो कम रेट में, मतलब तो उनका तो प्रॉफिट हो रहा है, उनको जो है कि प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि जो है कि उनको लोन मिल रहा है, जो प्रोडक्शन कर रहा है उसमें सब्सिडी मिल जा रही है, यानी जो उनकी अगर लागत 100 रुपया आ रही है, सरकार कह रही 50 रुपये हम आपको दे देंगे इसका, आप दबा के प्रोडक्शन करो। अब प्रोडक्शन करोगे जब इधर से मिलेगा तो कहा जाता है कि फिर आप एम्प्लॉयमेंट भी खूब ज़्यादा करो, दबा के एम्प्लॉयमेंट, ताकि जो है कि फिर उनकी अच्छी सैलरी दो उन्हें, ताकि जो है कि इनके पास जो है कि पैसा जाए तो गरीब लोग क्या करेंगे, तरक्की करेंगे। तो सरकार को ऐसा लगता है कि ऐसे होगा, सरकार को ऐसा लगता है कि हम इनको क्या देंगे, वेल्थ देंगे, वेल्थ इनको हम देंगे, वेल्थ देंगे इनको हम वेल्थ देंगे इस तरीके से, है ना। ये है पीएसयू। और फिर जो है कि ये जब बढ़ेगा तो ये नीचे नीचे भी लोगों को बढ़ाएगा, फिर ये जब बढ़ेंगे तो ये नीचे लोगों को बढ़ाएंगे, है ना, डायरेक्ट, तो ये नीचे लोगों को बढ़ाएंगे। तो ये ऐसा सरकार एज्यूम करती है, लेकिन रियल में क्या होता है, मैं ये जानबूझ के पिक्चर लाया, नहीं तो मैं इतना लाता कि ट्रिपल डाउन इफेक्ट ये होता है। लेकिन व्हाट एक्चुअली हैपेंस, आप बताइए होता है कि नहीं होता, कमेंट में लिख के बताइए कि सर ये होता है। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, ये होता है, आप बताइए, आपको लगे कि हो रहा है तो आप बताइए कि हाँ ये होता है। तो ये जो है कि ये ऐसा जो है कि हो रहा है कि वो कंपनी क्या कर रही है, सब्सिडी का भी पैसा रख लिया, आगे चीज नहीं सस्ती करी, है ना, या मान लो आगे नीचे तक बेनिफिट पहुंचाया ही नहीं। हर जगह हो रहा है, सरकार में भी, या मान लो कोई ठेकेदार है, ठेकेदार को पैसा दिया कि जो कि बढ़िया वीआईपी रोड बनाओ। अभी एक विधायक जी का आई तो पैर मार रहे थे, कहीं किसी था पैर मार रहे तो रोड उखड़ जा रहा था, इतना पतला रोड डाला है ना, तो गाड़ी चले उसका क्या हाल होता। मतलब पैसा दबा के डाला तो खुद ही उन्होंने वो उसी से जो है कि खुद को ही बढ़ा लिया, और वो खुद को बढ़ा लिया और बड़ा कर लिया, पहले इतने छोटे दबा के जो है कि बढ़िया लाला आदमी बन गया, पैसा खूब आ गया है। यही चल रहा है किसी भी सेक्टर में। ये बहुत जरूरी बात, ये तो मैं तो
किसी दिन स्ट्राइक भी बैठ जाऊंगा। ये बहुत हो रहा है, यही इनएफिशिएंसी, ये जो है कि कीड़ा लगा है मार्केट हमारी जो है कि इकोनॉमी में, यही कीड़ा है। मैं तो कहूंगा 80% तो यही हो रहा है, नीचे तक जो है कि बेनिफिट जा ही नहीं रहा है। 80% तो इकोनॉमी में यही हो रहा है, ये कीड़ा लगा, ये गंदगी है ना। सब कुछ सरकार कर रही, सरकार सब कुछ अच्छा करना चाह रही है, लेकिन ये गंदगी जो है ना, ये गंदगी जो है कि देश को जो है कि दीमक बन के अंदर अंदर खत्म कर रही है। जिस दिन ये गंदगी हट जाएगी ना, बहुत पैसा है हमारे देश में, सोने की चिड़िया कहा जाता था, अभी भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो है कि ये गंदगी जो है इनइक्वालिटी की वजह से हो रहा है। इनइक्वालिटी देखो, ये बेचारे भूखे मरे जा रहे हैं। ये जो है कि इनइक्वालिटी कितनी है आप देखते हो। कभी कभी आपने वो कई की जगह देखी हैं जहां पर ऐसे बिल्डिंगें खड़ी होती हैं, ये बिल्डिंगें खड़ी हैं, ये बिल्डिंगें खड़ी हैं, मैं आपको कोई फोटो लगेगा। अब ये झुग्गी बनी है, ये झुग्गी, वहाँ झुग्गी चली गई है ये बेचारे, या झुग्गी नहीं है तो बेचारे मकान है छोटे छोटे इस तरीके से। तो ये ऐसी इनइक्वालिटी आप देखते हो, ये इनइक्वालिटी, अरे भाई सबका अपना अपना हो, मान लो इतना इतना हो इस तरीके से, तो वाकई में है। आपको लगता है सर नहीं ये तो फ्लैट है, बहुत लोग रहते हैं, वो है किसी पर्टिकुलर मालिक के, वो लगातार ग्रो कर रहा है ना। तो ये चीजें हो, तो ये दीमक है ये समाज में, है ना। ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स काम ही नहीं कर रही है सरकार की, सरकार को उससे बहुत बड़ा जो है कि, अब उसमें जो है कि बहुत चीजें आ जाती है, एक फैक्टर नहीं है, क्योंकि देखने वाला एक है, मान लो एक ईमानदार, दो ईमानदार, लेकिन फिर नीचे ईमानदारी खत्म हो जाती है। तो इस पे एक यही तरीका, इस पर सख्त कानून बनाया जाए कि जो पकड़ा जाए ना तो उसकी बहुत बुरी दुर्दशा कर दी जाए, तब जो है कि ये काम करेगा, है ना। छोड़ा ना जाए, बख्शा ना जाए। और जो है कि मतलब एक जेल भी हमारे आजकल ऐसे हैं कि भाई उनके अंदर किसी को डर ही नहीं लगता है, इस तरीके के हैं, खुली हवा है वहां पर, इस तरीके से। जेल जो है कि वहां आप जाइए विदेश में, इतना छोटा सा कमरा होता है पूरा बंद, उसमें डालो तब आदमी डर लगेगा। तो ये चीजें हैं, तो क्या करा जाता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीयूसी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पीयूसी वाज extended to such an extent by the government that most of them have oversupplied the labor force, which started draining its profits on account of salaries। मैंने कहा ना कि जो कि प्रॉफिट जो है कि कैसे कैसे सैलरी वगैरह, ये सैलरी दे तो इनको प्रॉफिट होगा ना, वही चीजें। वेजेस, पेंशन, प्रोवाइडेड फंड, द लेटर टू हैड लेट फाइनेंशियल इम्पैक्ट। तो ये चीजें हैं, तो ये सरकार सोचती है, लेकिन होता ऐसा है। प्रॉफिट एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, प्रॉफिट एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, ये देखिए LIC है ना। तो सरकार के एंड पे है, तो सरकार हमेशा क्या सोचती है, ये भले चाहे घाटे में चले या घाटे में चली भी गई है ना। और अब जो है कि इसकी अभी डिसइन्वेस्टमेंट की बात करी जा रही थी कि जो है कि इसको प्राइवेटीकरण इसका करते हैं, घाटे में चल रही है। लेकिन घाटे में क्यों चल रही है, ये भी आप अंदाजा लगाइएगा। सरकार वेलफेयर के बारे में सोचती है समाज के, है ना। तो सरकार प्रॉफिट मोटिव से नहीं काम करती, सरकार कहती है घाटे में जारी जाने दो, समाज का कल्याण होना चाहिए, है ना। या कोई भी कंपनी होगी तो समाज के कल्याण के बारे में बात करती है, वहाँ सरकार की कोई भी कंपनी, है ना। प्रॉफिट एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोशल सेक्टर, तो ये क्या है, प्रॉफिट और डेवलपमेंट सोशल सेक्टर की बात हो रही है। हम क्या यहाँ पर देखिए, ये तीसरा पॉइंट था, और ये जो है कि यहाँ पर पहला पॉइंट था, और ये एम्फेसिस है, ये हम पढ़ क्या रहे हैं, एम्फेसिस ऑन द पब्लिक सेक्टर, है ना। कि पब्लिक सेक्टर के जो है एम्फेसिस, पब्लिक सेक्टर कहाँ कहाँ पर जोर कर रहा दे रहा है ना। पब्लिक सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, तो पहला तो आप ये था इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड था, इसके लिए पब्लिक सेक्टर का आना जरूरी था, है ना। इंडस्ट्रियल नीड्स वगैरह, कोर इंडस्ट्रीज खड़ी करने के लिए, आपका जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, है ना। PSU बनाया गया ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, फिर ऐसे जब प्रॉफिट होगा तो भी नीचे एम्प्लॉयमेंट होगा और ज़्यादा। उसके बाद प्रॉफिट एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोशल सेक्टर, बाकी प्रॉफिट एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोशल सेक्टर इसलिए जो है कि सरकार का होना जरूरी है। गवर्नमेंट हैड ए कंसियस पॉलिसी ऑफ स्पेंडिंग द इनकम जनरेशन बाय द PSUs, सरकार स्पेंड करती है जो इनकम इसको PSUs द्वारा होती है, उसको क्या करती है, स्पेंड कर देती है। यही तो था ना। देवर टू बी यूज इन द सप्लाई ऑफ द सोशल गुड्स, सोशल गुड्स जो भी हो गए हैं उनकी सप्लाई से, मतलब सोशल गुड्स क्या हो गए हैं, जो रोटी कपड़ा मकान, इनकी सप्लाई सरकार कर रही, फ्री में देना चाहती है ना। और व्हाट इज कॉल्ड द पब्लिक गुड्स, है ना, वही सरकारी चीज़ें। ड्यू टू मनी रीजन्स द PUC वुड नॉट बी एबल टू जनरेट एज मनी प्रॉफिट एज वॉज रिक्वायर्ड फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ द। अब ये जो PSUs हैं, ये
प्रॉफिट, अभी एक तो ये भी रीजन होता था कि पीओसी सरकारी होते हैं, सरकारी कंपनियां प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचती हैं, जो है कि सोचती हैं किसके, जो है कि जो है कि आम जनता को फायदा हो, अपने प्रॉफिट में नहीं सोचती हैं। लेकिन ये तो भाई सरकार को सोचना चाहिए, सरकारी कंपनी को मेरे हिसाब से जो है कि वैसे ही वर्क करना चाहिए। देखिए ओवर प्राइस, देखिए ओवर प्राइस जो है वो अलग चीज़ है सर, ये ओवर प्राइस नहीं करनी है, मानिए ये बात, लेकिन इनमें इनएफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा सरकारी उसमें जा रहे हो, लंच है, लेटे हुए हैं, 2 घंटे हो गए, लंच ही नहीं खत्म हुआ अभी, देखा आपने नहीं देखा? तो इस वजह से भी ये घाटे में गई हैं कि वहां पर जाइए आप, इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है कि जो है कि सरकारी के, तो सरकारी नौकरी लग जाए फिर क्या, टेंशन फ्री, ये आपने बहुत सुना होगा सरकारी नौकरी, या बहुत से लोग बढ़ावा इसीलिए देते हैं सरकारी हो क्या, सरकारी नौकरी इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता है सरकारी नौकरी सेफ, क्योंकि फिर तो ये कुछ भी काम करे ना करे, इनकी नौकरी सेफ हो रही है, पैसा इसको आना ही आना है हमेशा। जब पैसा आना ही आना, आउटपुट दे नहीं रहा, तो फिर वो क्या जाएगा, कम घाटे में जाएगी, जो सरकारी कंपनियां है वो घाटे में जाएंगी ना। तो ये चीजें हैं कि पैसा, मतलब उसी तरह की बुद्धि भी व्यक्ति हुआ, हर हर व्यक्ति सरकारी हो क्या, सरकारी लग गया, या कोई लग गया तो सरकारी, अरे वो सरकारी होगा, अरे भाई इनएफिशिएंसी कितनी वहां पर। और अब टीचर आप देखो, गांव देहात में जाओ, टीचर सो रहे हैं, स्कूल आप देखो, सरकारी स्कूल जो उनको ऐसा कर दिया गया है कि जो है कि वहां पर कोई जाना ही, कोई सही मीडियम क्लास का अपना बच्चा वहां नहीं भेजता है, बताइए। अब पैसा जो है कि मतलब भर का भरपूर दिया जा रहा है। मैंने खुद देखा, आप सभी लोगों ने देखा होगा, टीचर वहां पर जाते हैं, उनको कोई किसी चीज से मतलब ही नहीं है, बच्चा पढ़े क्या कर रहा है, कपड़े धंधे धंधे पहने आ रहा है, मतलब उनसे कोई मतलब ही नहीं है उस चीज से। जाते हैं, कोई चेकिंग वेकिंग आ रहा, पहले पता लग जाता है, चेकिंग की चीजें, खबरें सब वायरल हो जाती हैं, कोई आ रहा है चेकिंग मीडिया में करने, सब कुछ पहले पता लगे, सब कुछ सेट कर लिया, वीआईपी बैठे हम पढ़ाने लगे हैं, ए से एप्पल, इस तरीके से, बी से ये बढ़िया क्लास चला दी, फिर क्या है, फिर भाई ये लाइव देख, ये एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी है, बताइए आप, मतलब बहुत बुरी, बहुत बुरा। तो ये, और ये सबको पता है, ये सारी चीज़ सबको मालूम है, लेकिन फिर भी जो है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं चेंज करी जा रही हैं। हर स्कूल में कैमरा लगना चाहिए, कमरा में कैमरा लगना चाहिए, हर स्कूल में कैमरा लगना चाहिए, उसका डायरेक्ट जो है कि वाईफाई जो भी हो उसके माध्यम से, इतना वो खर्चा सही, मान लिया टीचर की सैलरी का मतलब उसका डायरेक्ट होना चाहिए, जहाँ पर आपका डीएम ऑफिस है वहाँ पर सारे कमरे चलने चाहिए। और एक स्पेशली उसी बात के लिए लड़का बिठाना चाहिए, ताकि देखे कि इनएफिशिएंसी कहाँ पर है, कौन टीचर आराम कर रहा है, ये चीज़ें हैं। ड्यू टू द मनी रीजन द पीओसी वुड नॉट बी एबल टू जनरेट मच प्रॉफिट, इसीलिए जो है कि वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे थे, ये चीज़ है। उसके बाद जो है कि ये देख रहे हो आप, ये कैसे, ये जो है कि ये लॉलीपॉप देखो इसे दिया है, इनके लिए लॉलीपॉप है, अब इस लॉलीपॉप को लेने का इसे छोड़ देंगे, इसे दोनों हाथों जोर लगा रहे हैं, तब तो ये ऊपर बढ़ रहा है, एक हाथ से भी छोड़ा तभी नीचे चला जाएगा, तो ये इसे आगे बढ़ाना भी है ताकि ये मिल जाए, क्योंकि ये छोड़ा क्योंकि इसकी वजह से आ रहा है। और ये आपने देखा ना, ये स्थिति ऐसी होती है ना, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि इस तरह की स्थिति है कि आपको लग रहा है कि जो है कि आपको प्रॉफिट होने वाला है, आपको कुछ मिलने वाला है, लेकिन उस वजह से आप दूसरे का जो है कि, ये ज़्यादातर नौकरी में ऐसी होता है, अपना बिजनेस हो तो उसमें ऐसा नहीं होता, ये नौकरी भी इसी तरीके से, क्योंकि ये व्यक्ति है, इसका तो आप काम आगे से आगे बढ़ा रहे हो ये लेने के लिए, और इसने ऐसे लटका रखा है ना कि जो है कि वो आप इसे छोड़ोगे तो ये गड्ढे में चला जाएगा, कन्फर्म ये जाएगा ही जाएगा इधर। लेकिन इसने ऐसा लॉलीपॉप आपको दिखा रखा है कि आप इसको छोड़ोगे ही नहीं, कुल मिला के आप इसको, मेहनत आपकी लग रही है, आप लेके चल रहे हो, है ना। तो ये चीजें हैं, और ये कह भी रहा है कि हाँ ये टफ जॉब है बहुत ज़्यादा, इनकी तारीफ भी कर रहा है ना। और ये मैंने क्यों लगाया है अभी आपको बता दूंगा यहाँ पर, राइज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो राइज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, इसीलिए क्या करेगा, राइज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, तो मैंने ये लगा था पीओसी को अगर हम प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर कर दें, तो प्राइवेट सेक्टर ये करते हैं, अगर पीओसी ना हो तो, और तो सरकारी कंपनियां जो जाती हैं घाटे पे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को ले आओ तो वो ये करते हैं इस तरह से, अपना ये वेल्थ बढ़ा रहे हैं। Rise of the private sector. As the POC took over the responsibility of the supplying the infrastructure and the basic industry to the economy, the base for the rise of private sector industries was slowly established. तो ये क्या था कि द बेस ऑफ द राइज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज वॉज स्लोली एस्टेब्लिश हो गया था, है ना।
तो क्योंकि द एज द पीओसी टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सप्लाई ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द बेसिक इंडस्ट्रीज। जैसे कि मतलब जो पिछले लेक्चर हमने सॉरी पिछले स्लाइड में हमने देखा था ना कि जो कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सरकारी सेक्टर को ही करनी थी, जो कि प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकते थे, जो जिसके क्योंकि हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए स्किल मैन पावर चाहिए, है ना, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो अब जो है कि पीएसयू ने जो था वो क्रिएट कर दिया था, पीएसयू ने ये सब चीजें बना दी थी। अब जो है कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व जो है वहां पर बोला गया कि भैया आ जाओ, अब जो है कि आप यहाँ पर काम कर सकते हो, आप रुक सकते हो, आप अपना बेस बना सकते हो, स्लोली स्लोली स्टेब्लिश हो सकते हो। बाय द मिड 1980s देयर इमर्ज द काइंड ऑफ कंसेंसस। तो माने वो लगभग थर्ड लेक्चर या फोर्थ लेक्चर में जो कंसेंसस थे, इन सारे कंसेंसस के बारे में हमने बात करी थी। वहां पर कंसेंसस हुआ अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, रिगार्डिंग द इनएफिशिएंसी एंड अंडर परफॉर्मेंस ऑफ द पीओसीज, है ना इनएफिशिएंसी है ना, और अंडर परफॉर्मेंस ऑफ पीओसीज की इन द वेक ऑफ द आइडिया ऑफ द वाशिंगटन कंसेंसस, ये भी हमने पढ़ा है, विच इज सेड टू प्रमोट न्यू लिबरल, है ना, ये बात करता है कि न्यू लिबरलिज्म, है ना, ये बात कर रहा है इसकी, जो ये हो रहा है इसी की बात कर रहा है कि ये होने दो। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है ना, ये इसकी बात कर कि प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करो, क्योंकि देखो इनका काम करने का तरीका देखो, देखो ये चीज होती है, देखो बताओ, ये तरीका है काम कराने का, क्योंकि ये यहाँ पर अभी एम्प्लॉय इनएफिशिएंसी करेंगे ही नहीं। एम्प्लॉय को जो है कि इस तरीके का लॉलीपॉप दे रखा है, सरकार ही करती है, सरकार वेलफेयर को, सरकार के आराम कराना सोचती, सरकार के छोड़ो हटाओ, आराम इनकी आराम कराना सोचेगी सरकार। अब प्राइवेट सेक्टर इतना दबा के इनसे काम ले रहा है, देख रहे हो, ये इतना दबा के काम इनसे ले रहा है। भाई मैं कह रहा हूँ कि नौकरी से प्राइवेट नौकरी की हाल है यहाँ पर। ये प्राइवेट सेक्टर तो दबा के काम ले रहा है इनसे, ये इस तरीके से जोत रहा है एम्प्लॉय को, है ना। तो यहाँ पर एफिशिएंसी वो देंगे नहीं और क्या देंगे ये बताओ, इस तरीके से काम हो रहा है। तो यहाँ पर जो है कि न्यू लिबरल की बात करिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उसकी बात करिए, कितना टाइम हो गया है, 51:45। तो न्यू लिबरलिज्म की यहाँ पर बात करी गई है ना। तो ये सारी चीजें हैं, कितना अभी यहाँ पर है, कौन से पेज पर हम आ गए हैं, 54। ठीक है, तो अभी जो है कि हम यही पर सेशन एंड करते हैं, क्योंकि अभी ये फिर दूसरा लेक्चर में कवर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर सेशन हम एंड करते हैं, ये हम जो है कि बात करेंगे, है ना, नेक्स्ट सेशन में। डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह भी होने लगा, प्राइवेट सेक्टर को जो है कि सरकारी पीओसी वगैरह जो नहीं डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, जैसे कि आपका एयर इंडिया बिक गया, टाटा को दे दिया, तो बिक गया, वो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। वो जो कि वहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर ताकि जो है कि वहाँ पर इनएफिशिएंसी नहीं होगी, बहुत अच्छे से काम करने की उनका मेन प्रॉफिट होता है, तो वो ऐसा थोड़ी कि एम्प्लॉय को बिठा के सैलरी देंगे, है ना। तो वहाँ पर वो अच्छे से काम करने प्रॉफिट मोड में रहेंगे और जो है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इसीलिए तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया अपने लिए भी मेरे लिए भी, है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।